टुडे वी डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने जो तैयारियां की है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे बुक को तो आपने पढ़ लिया होगा, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है, क्योंकि जो तैयारियां आपने पहले की थी, जो एग्ज़ामिनेशन आपने दिया था, उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे अच्छे से परफॉर्म किए थे, और जो बच्चे नहीं किए हैं उनके पास अभी भी टाइम है। आपका एग्ज़ाम 25-26 ऐसे करके ही है ना, या तो 25 को 26 को है, नॉट एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, बहुत दिनों से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो उनके पास अभी भी टाइम है। अगर आपके जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं करंट में, अगर उनमें आपका तैयारी अच्छे से हो गया है, देन आप कुछ घंटे निकाल के साइंस का तैयारी करिए, ठीक है। चाहे वो इवनिंग टाइम ले लीजिए, चाहे मॉर्निंग टाइम ले लीजिए, 1-2 घंटा पढ़िए। 2 घंटे अगर आप पढ़ते हैं डेली अभी से भी 26 तक, देन आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है ना, एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है, ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि बहुत बड़ा आपने गुनाह कर दिया नहीं पढ़ के। बट आइंदा से ध्यान रखना है कि अपने 100% दीजिए, चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, है ना, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देन आप सक्सेस कर गए, ठीक है। बाद में बात करेंगे और बाकी बातें देखते हैं। हमारे पास टोटल है 16 चैप्टर। टोटल हमारे पास कितने 16 चैप्टर है साइंस में। 16 चैप्टर्स में आप जब रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन करने हैं 8 के बाद वाले चैप्टर्स पहले, मतलब 8 to 16, क्योंकि बाद के चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और 1 से 8 तक फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आपको करना है, अभी डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, आप प्रिपरेशन करोगे 8 से 16 का पहले करोगे, जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तब आप करोगे 1 से 8, ठीक है। तो अब बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहले चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट। देखिए, बॉडी मूवमेंट में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका आता है जॉइंट्स के बेसिस पे आता है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने टिक आउट कर लिया है आपको जो जो क्वेश्चन बताना है। ओके, देखिए, बॉडी मूवमेंट्स में सबसे पहले आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जॉइंट्स को पहले टारगेट करना है, ठीक है। जॉइंट्स में आपका हिंग जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट। ओके, हिंग जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट, ये आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। इसके बाद है आपका कार्टिलेज का भी आप पक्का डिफिनेशन याद कर लेंगे जो होता है। कार्टिलेज के बाद है आपका स्नेक, कॉकरोच, अर्थवर्म। ओके, स्नेक, कॉकरोच एंड अर्थवर्म। ओके, तो इन सब के बारे में आप पॉइंट्स को याद कर लेंगे, जो भी पॉइंट्स है। जैसे हिंग जॉइंट आपको पता है जो आगे पीछे मूवमेंट करता है, जैसे हमारा नी का जॉइंट है, घुटने का जो जॉइंट है दैट इज हिंग जॉइंट। ओके, पाइवोटल जॉइंट है आपका हेड एंड नेक का जो जॉइंट है दैट इज पाइवोटल जॉइंट। कार्टिलेज जो है आपका ना ही बोन्स की तरह ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इजीली बेंड कर सकते हैं, दैट इज कार्टिलेज। सर नहीं है बाबू, सर बाहर गए अभी, दरवाज़ा लगा दीजिएगा ना। उसके बाद आपका स्नेक के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्नेक के बारे में आप याद रख सकते हैं कि स्नेक जितना लूप्स बनाता है उतना ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, दैट इज़ अ पॉइंट रिगार्डिंग द स्नेक्स। नाउ कॉकरोच में आपको याद रखना है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और फ्लाई कर सकता है और चल भी सकता है, वॉक एंड क्लाइंब दोनों कर सकता है। और नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म को बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है इसको। उसके बाद है आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो अर्थवर्म में, वो बाय द हेल्प ऑफ स्किन होता है। ओके, स्किन के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट रिगार्डिंग द अर्थवर्म। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 8 चैप्टर में। आपका अगर हम 8 चैप्टर की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। देखिए, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। बॉल एंड शोल्डर जो ये जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, उसके बाद आपका विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, कौन सा आपका जो स्कल बोन से मूव करता है। देखिए, आपका अपर जॉ और लोअर जॉ की बात करें तो आपका जो अपर जॉ होता है, जो ऊपर का जो जबड़े होते हैं, वो आपका मूव करता है या नहीं करता, आप एक बार करके देखो। देखिए, ऐसे मूव करोगे तो आपका नीचे वाला मूव कर रहा है, ऊपर वाला मूव नहीं कर रहा, मतलब कौन सा मूवेबल है कौन सा इमूवेबल है वो आपको पता है, तो आप लिखेंगे ज़रूर, है ना।
उसके बाद है आपका वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारा जो एल्बो है वो पीछे क्यों नहीं मूव कर पाता है। तो ये जॉइंट्स के बेस्ड में क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर देना अभी संभव नहीं है क्योंकि बहुत फिर क्लासेस जो होंगे लंबे हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप लंबे क्लासेस हो, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया जाए। चलिए, बात बाकी है आपका जो कॉमन जो आपके सारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, मतलब कि जितने चैप्टर्स हैं उसमें आप देखोगे मोस्टली जो क्वेश्चंस है या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरा है आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव है जिसमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसको करने के बाद आपके जो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स 10 और 15 मार्क्स के जो MCQ आते हैं, मैंने बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस भी कराया था, 10 और 15 मार्क्स का आपका MCQ क्वेश्चन आता है, डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, यू हैव टू टिक ओनली इन वन ऑप्शन, मतलब आपको लिखना है क्योंकि वहाँ पे टिक तो करना नहीं है। ओके फाइन ना, 10 से 15 आपको MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो जितने आप एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपके रिकॉल हो जाएंगे और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और MCQ में क्या होता है ना कि पूरे अच्छे से मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत है तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, अगर आया तो सही, नहीं आया तो फिर क्या होता है, नुकसान अपना हो जाता है ना, नेगेटिव मार्किंग में हम चले जाते हैं। बट टेंशन नहीं लेना, अपने अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया है। पहली बात, क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया है, क्वेश्चन आपका बाहर से आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आएगा, नहीं तो आप खाई में तो गिरेंगे ही गिरेंगे पक्का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरा सजेशन है। पढ़ना आपको सब है, ओके, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। बट जब आप पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, जब आप पढ़ने लगेंगे तो इन चीज़ों को ज़्यादा गौर करेंगे, अच्छे से देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। मेरा ये क्लासेस बनाने का मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करिएगा, पढ़ना सब है, इनको भी पढ़िएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत। चलिए, चैप्टर 9 में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। बट मैं इतना आपसे बोल सकता हूँ कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, इसके सलाह को अगर आप अपनाते हैं, मतलब जो मैं कहता हूँ अगर आप बात मानते हैं, तो आपके 50% मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे। इतना आप मान के चलिए, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए, हम चैप्टर 9 की बात करेंगे, चैप्टर 8 हमारा हो गया। अब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। ओके, चलते हैं हम चैप्टर 9, डेट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ओके, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड से रिलेटेड है, जो लैंड पे रहते हैं प्लांट एनिमल्स, उसके बाद एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, बायोटिक जो लिविंग है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है। तो इसको आप सेंटेंस में बना लीजिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में आपका डिफरेंस, चलिए कुछ कुछ लिख भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिफरेंस है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ये आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि अगर आप इसके बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी ट्रू फॉल्स है उसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये 1 मार्क्स में डिफिनेशन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इसको आप ध्यान से, आपको ये क्या करना है, रिस्पायरेशन के डिफिनेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेटिंग, यूरिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चैप्टर 9 में हम आते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करिएगा। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 10। 10 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका है मोशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव में मोशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको पीरियोडिक मोशन ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें ट्रू एंड फ्रो मोशन मैंने बताया था। दूसरी बात, पेंडुलम का एग्जाम्पल मोस्टली पूछे जाते हैं,
पेंडुलम का जो एग्जांपल है दैट इज़ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। या फिर कोई बच्चा झूला झूल रहा है, आगे की तरफ पुश किया, फिर वो बैक ऑटोमेटिक बैक आएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ उसके बाद है आपका क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है। ये कम पूछे जाते हैं क्योंकि आसान है, सब बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे आप चुन सकते हैं। देखिए, आपको सब मोशन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लीनियर जो सीधा जाएगा, रेक्टिलिनियर एक ही बात है जो सीधा जाएगा, सर्कुलर जो गोल घूमेगा, रोटेशनल जो फिक्स्ड एक्सिस होगा लेकिन चारों तरफ घूमेगा, जैसे आपका फैन है, सीलिंग फैन है, दैट इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक जो आपका बीच का एक्सिस है वो फिक्स्ड है और चारों तरफ उसके जो 3 पंखियाँ वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, दैट इज रोटेशनल। पीरियोडिक मोशन पे जब हम आते हैं तो पीरियोडिक मोशन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं क्या होता है, अगर घुमा देता है, एक दो एग्जाम्पल ऐसे घुमाता नहीं है जल्दी, जो आपके बुक का है वहीं का इधर उधर का देता है। पीरियोडिक मोशन कभी अगर आपको लगे सब कि इसमें कौन सा मोशन हो, अगर आप फंस रहे हैं, सब मोशन को आप रिकॉल करो कि इसमें लीनियर तो नहीं हो रहा है, रेक्टिलिनियर भी नहीं हो रहा है, दोनों तो बात एक ही है, उसके बाद रोटेशनल भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट में आप पीरियोडिक मोशन टिक कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप सब ऑड वन को छाट देते हो तो कंफर्म होकर आप लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे मोशन से रिलेटेड, तो श्योर क्वेश्चन आएगा, इसको आप एकदम दिमाग में रखिए। उसके बाद है आपके जो 106 दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, दो याद रख लीजिएगा। लैंड में क्या होता है, बस चलते हैं, ट्रक चलते हैं, वाटर में शिप चलता है, एयर में एरोप्लेन चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है, ये सब आपको क्या करना है, उड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में कितने होते हैं। देखिए, ये आपको सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ तो लोगे आप सब क्योंकि सारे इजी हैं आपके लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्लासेस इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इन सब क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करिएगा। हो सकता है आपने फोकस नहीं किया होगा, कई बार होता है कि लगता है कि सारा कुछ पढ़ लिए, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, बट आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ द टुडेज क्लासेस। ओके, today class. Now we move to question number 8. Write the similarities and difference between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. ओके, स्विच ऑन है, सीलिंग फैन घूम रहा है, बाईसाइकिल का मोशन हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो ये आप बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे कि इसके में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सीलिंग फैन वाला जो एग्जांपल है आपका, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, जिसमें एक्सिस क्या फिक्स्ड है। बट इन द केस ऑफ बाईसाइकिल मोशन में क्या होता है कि मोशन जो रहा बाईसाइकिल का वहाँ पे फिक्स नहीं, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो घूम रहा है, प्लेस भी चेंज हो रहा है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, पेंडुलम वाला तो मोस्ट कॉमन है, एक आपको जो याद है आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ चैप्टर नंबर 11 दैट इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस क्लास भी बोल सकते हैं, लाइट चैप्टर। इसमें आपके फिक्स्ड क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ओके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ओके, दैट इज TRANS, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट आपके 2 चैप्टर्स में दिए गए हैं, आई थिंक चेंज अराउंड अस एंड लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है फिक्स्ड हैं, आप इसको पक्का याद रख लीजिए, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो 3 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, हमारी तरफ से। तो इसमें आप एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट में आपके जो ग्लास बॉटल होते हैं, उसके बाद ट्रांसलूसेंट में आपके जो ऑयली पेपर होते हैं, जो तेल वाले पेपर है, जो मैंने आपको फैट का टेस्ट करके बताया था, तो ऑयली पेपर लिख सकते हैं, OILY, ऑयली पेपर। ओके, एंड ओपेक तो आपको पता है, वॉल लिख दीजिए, बोर्ड लिख दीजिए, ग्रीन बोर्ड लिख दीजिए, ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए, सब क्या है आपके ओपेक हैं, आपको इसके पीछे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, दैट इज ओपेक। नाउ इसमें एक आता है क्वेश्चन दैट इज पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का मैं क्लास बनाऊंगा, डोंट वरी, आई थिंक 2 दिन में आपको मिल जाएगा, जो कि 5 या 10 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, आप उसको देख लीजिएगा। नाउ आपको लाइट के बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3,
एंड 4 114 दैट इज 114। 3 में दिया कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को आप जरूर कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके नाउ पेरिस्कोप को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, ये काफ़ी मज़ेदार भी टॉपिक है जो मैंने आपको बताया भी था। इसका मैंने एक सिंगल क्लासेस बनाया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ओके पेरिस्कोप बहुत सारों का मैंने थंबनेल भी लगा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और मेरे ख्याल से आपके एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले तक सारे के थंबनेल बन जाएंगे। ओके तो पेरिस्कोप जो है आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पेरिस्कोप का मेन यूजेज होता है डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा होता है, दुश्मनों को पकड़ने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो, टू ऑब्जर्व दी ऑब्जेक्ट अबव दी ग्राउंड लेवल। जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, अगर हमारा लोकेशन जो है, हमारा आई का लोकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, देन हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नेवी वाले जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी में जो पनडुब्बी होती है, ठीक है, पनडुब्बी आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे, डेट इज़ सबमरीन्स। ओके तो उसमें क्या होता है कि जो पानी के अंदर तो वो चल रहा होता है, तो पानी के अंदर चल रहा है तो इंसान भी पानी के अंदर ही है, तो ऊपर कैसे देख पाएंगे, तो उसमें पेरिस्कोप लगा होता है, इंसान अंदर से बाहर की चीज़ों को देख पाता है। ओके देखना ज़रूरी है ना। दुश्मनों का तो कोई ठीक नहीं है, दुश्मन तो आपके अगल बगल भी हो सकते हैं, है ना। चलिए चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है जो आपके इस चैप्टर से कॉमनली पूछे जाते हैं। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा सर्किट का, डेट इज़ ओपन सर्किट भी हो सकता है या फिर क्लोज सर्किट हो सकता है। वहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि वायर्स के जो कनेक्शंस हैं, वायर बल्ब एंड बैटरी तीनों का कनेक्शंस आप देखना कहीं लूज तो नहीं दिखाया जा रहा है। लूज है मीन्स वो क्या है, ओपन सर्किट है। अगर पूरी तरह से चिपका हुआ है, मतलब कि पूरी तरह से अटैच्ड है, देन क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट है तो बल्ब जलेगा, ओपन सर्किट है तो नहीं जलेगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। जो भी बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग खोल के, कान को भी खोल के, दिमाग को स्थिर करके, कहीं आपके रूम में, घर पे कहीं साइलेंट जगह होगा तो वहाँ पे थोड़ा सुनिएगा। हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, करिए, हेडफोन यूज़ करिए ताकि आपका कंसंट्रेशन पावर और भी अच्छा हो पाएगा। ओके जब भी क्लास देखते हैं कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि अगल बगल के जो पॉल्यूटेड साउंड्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस होगा। चलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस चैप्टर में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी के अगल बगल ही घूमता है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज के आप देखोगे क्वेश्चन तो सभी क्या कंडक्टर इंसुलेटर के बेस पे ही है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कंडक्टर क्या है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इंसुलेटर क्या है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। ओके दैट इज प्लास्टिक का एग्जांपल बेस्ट है। कंडक्टर में आप मेटल ले लो, मेटल में आपके कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब आपके क्या है मेटल्स हैं और ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ओके नाउ एक है आपका क्वेश्चन 3 वाला का ही मैं बात बता रहा था कि इसमें आप देखना एक सर्किट के डायग्राम दिए गए हैं, उसको आप ज़रूर एक बार बना लेंगे, ठीक है, बना के लेंगे, उसको समझ लेंगे, समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझ लेंगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देगा देन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के पर्पस क्या है, यूजेस के। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। देखिए इलेक्ट्रिक स्विच का जो काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना और सर्किट को ब्रेक करना। फैन आपने चालू किया अपने घर पे, आपने स्विच को ऑन किया, क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया और आपका फ़ैन घूमने लगा, नाचने लगा। उसके बाद जैसे ही आप स्विच को बंद कर देते हो, जैसे ही स्विच को बंद करते हो आपका फ़ैन नाचना बंद कर देता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। मीन्स क्या हुआ, सर्किट क्या हुआ, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया शायद मैंने। अगर आपके जो फ़ैन है मूव कर रहे हैं मीन्स सर्किट इज़ क्लोज्ड, अगर आपका फ़ैन ऑफ हो गया मीन्स सर्किट इज़ ओपन। ओके ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नाउ नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट डैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। आपको कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम बताने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ रहता है। जैसे आपके स्टेबलाइज़र का एग्जांपल आप ले लो, स्टेबलाइज़र में स्विचेस लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके घर पे या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होंगे जिसमें स्विचेस पहले से लगे रहते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ये तीनों क्वेश्चन जो बेस्ड हैं आपके कंडक्टर और इंसुलेटर पे ही बेस्ड है, ठीक है।
तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए जब बोला जा रहा है कि कंडक्शन टेस्टर है, आपको शुरुआत में लिख रहा है कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, जब कंडक्शन टेस्टर ही लिख रहा है मीन्स वो कंडक्टर है। ओके तो यहाँ पे तो सीधी बात है, बल्ब भी जल रहा है, कंडक्शन टेस्टर है तो कंडक्टर है। नाउ 9, वाई शुड इलेक्ट्रिशियन यूज़, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहनते हैं, रबर के ग्लव्स नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट आप देखोगे ग्लव्स पहनते हैं। जो नहीं पहनते उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अपने काम का एक्सपीरियंस होता है तो वो नहीं पहनते, और कभी कभी वो झटका लगता है तो गिर भी जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं जो रूल्स हैं, जो गुड इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपने ड्यूटीज़ को, वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं, जरूर पहनते हैं, मैंने देखा आप भी देखे होंगे। एक्चुअली जब वो पोल पे, जब वो मोस्टली काम करते हैं, जब बड़े बड़े पोल्स पे काम करते हैं, सोसाइटी कॉलोनीज़ में जब पोल्स के जब लाइट ख़राब हो जाते हैं तो मोस्टली डेट टाइम वो ज़्यादा रिस्की होता है, वोल्ट ज़्यादा होता है, तो उस समय वो मोस्टली यूज़ करते हैं। घर वर का जो छोटा मोटा होता है उसमें लोग जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, होता है MCB भी गिरा के काम हो जाते हैं, बट जब हैवी होता है तो वो यूज़ करते हैं। इसका मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन इज दैट कि रबर ग्लव्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा और वो सेफ महसूस करेंगे, और वो सेफ हैं भी और उनको करंट नहीं लगेगा। ओके दैट इज द मेन मोटो ऑफ द यूजिंग ऑफ रबर ग्लव्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की। नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के एक्सरसाइज के द क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बेस्ड पे है। द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं, ओके जो हैंडल्स होते हैं उसको आपने देखा होगा कि जो पीछे के जो पोर्शन होता है वो मेटल्स का नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि पीछे का जो पोर्शन पकड़ने वाला दिया वो मेटल्स का इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर वो मेटल्स का होगा तब तो करंट लग जाएगी, तब तो आराम से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। बट अगर वो इंसुलेटर का दिया गया है तो वो हमारा नुकसान ना हो, इंसान बच सके, उसको करंट ना लगे, इसलिए वो दिया गया है। दिमाग में बस 2 बातें रखनी है कि कंडक्टर होता क्या, इंसुलेटर क्या होता है, बस उसी डिफिनेशन को आप रीजनेबल में बदल सकते हो कि इट इज इंसुलेटर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो, इट इज इंसुलेटर दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिशियन यूज द रबर ग्लव्स। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे लिखिए, कोई बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फन विथ मैग्नेट। फन विथ मैग्नेट में आपके जो मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन जो है आपके कॉमन क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं दैट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक क्या है, डिफिनेशन जो चुंबक में चिपक गया दैट इज मैग्नेटिक, जो चुंबक में नहीं चिपका दैट इज नॉन मैग्नेटिक। चुंबक मीन्स मैग्नेट, ठीक है, हमारे उधर चुंबक बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम दूसरी बातें, दैट इज मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट को मैग्नेटाइट बोलते हैं, ये आपके बुक में दिया है समरी में, है ना, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि मैग्नेट अपना प्रॉपर्टीज लूज कब कर देता है। ओके तो ये आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ये मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, ये तो चलो ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक्सरसाइज में वाला क्वेश्चन दिया है कि नहीं जो मैं चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका नहीं दिया है, ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ आपको दिया कहाँ है बुक में। ए फ्यू क्वेश्चंस पेज नंबर 132, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ये क्वेश्चन आपके 90% चांस है कि आएंगे हमारे तरफ से, क्वेश्चन आपका बाहर से आएगा, बट इसको आप पढ़ लेंगे 132 पेज, ओके, राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ, ए फ्यू क्वेश्चंस के नीचे। नाउ इसके बाद है आपका सेम पोल्स और अपोजिट पोल्स। आप देखोगे कि सेम पोल की अगर हम बात करें दैट इज सेम चार्ज, पॉजिटिव एंड अपोजिट। ओके तो इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बराबर। अपोजिट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करता है, और जब सेम पोल है पॉजिटिव तो रिपल्सन होता है, मतलब वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये बातें हम कर रहे हैं मैग्नेट के केस में। सेम पोल है तो क्या होगा, अपोजिट पोल है तो क्या होगा, ठीक है। अट्रैक्शन कब होगा, अपोजिट में, ठीक है, ये आपका अपोजिट पोल है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 8TT, ओके, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए पूरा लिख देते हैं।
दैट इज अट्रैक्शन, एंड ये जो है आपका, ये आपका सेम चार्ज जो आपको रिपल्सन शो करता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, इस बेस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, समझा है चीज़ों को, तो आप अपने से भी कर लेंगे। इसको इग्नोर नहीं करिएगा, आपके चैप्टर रिवाइज करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप का दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, 5 एंड 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 6 भी ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट वाले में हम देखेंगे, मैग्नेट वाले चैप्टर में 5, 6 एंड 9 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, ओके, वेरी नाइस। कम ऑन, चैप्टर 14 वाटर। वाटर के जो चैप्टर्स हैं इसमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट 1 मार्क्स का वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को बनाया जाता है, ये आप पहले याद रख लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 22 मार्च। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इस चैप्टर से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वाटर में वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वाटर साइकिल, ठीक है। ये आप 2 पॉइंट को ना दिमाग में बैठा लो, ये नहीं तो ये 5 मार्क्स में आपको मिलेगा। वाटर साइकिल मैंने आपको 4 स्टेप नहीं बताया था, डैट इज इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एक्यूमुलेशन। ये 4 स्टेप्स में आपको मैंने वाटर साइकिल समझाया था, ठीक है। नहीं होगा तो मैं इस पर 5 मिनट्स का 6-7 मिनट का एक क्लासेस बना दूंगा वाटर साइकिल में। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसको दोनों का पढ़ लीजिएगा, और वाटर साइकिल में अगर डायग्राम आप बना देंगे तो वेरी नाइस, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना, बिल्कुल। डायग्राम अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डायग्राम्स पते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा गया मैं डायग्राम बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ, अगर आपके पास टाइम है, ये भी बात है कि टाइम होना चाहिए, तो आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, डायग्राम बनाने से थोड़ा स्मार्ट होता है, जो स्टूडेंट होता है उसको अच्छा माना जाता है कि उसको चीज़ें पता है, और एग्जामिनर भी खुश होकर मार्क्स अच्छे से देते हैं। चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल का डायग्राम, आपको 142 पेज में मिल जाएगा, बहुत सुंदर बनाया गया है ना। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना लीजिएगा, उससे बाहर तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन में है आपका कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाटर साइकिल से रिलेटेड आपको मिलेगा इसका आंसर, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज अ ड्राफ्ट अकर। ये जो 7th और 8th क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, डेट इज 5, 7 एंड 8, चैप्टर नंबर डेट इज 14 वाटर, ओके। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15। नाउ द नेक्स्ट वन इज एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपोजिशन जो है, जो एयर में जो गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस में आपका CO2 एंड पॉल्यूटेंट गैसेस, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का होता है, डेट इज 78%। तो बस ये दिमाग में रखना है कि ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%, 21% जो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद पॉल्यूटेंट जो गैसेस हैं, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना घातक है, घातक मतलब कितना नेगेटिव इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे डालता है, वो आपको पता होना चाहिए। इससे अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है, लंग्स डिजीज़ हो सकता है, ये आप 1 सेंटेंस में लिख सकते हैं। द पॉल्यूटेंट गैस कॉज द एसिड रेन, पहला। दूसरा, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बींग्स, छोटे छोटे पॉइंट्स में टुकड़ा बांट दीजिए। इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट कॉजेज डिजीज लाइक लंग डिजीज़ और अस्थमा, लाइक अस्थमा, है ना। 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, चौथा 5वां जो भी आपको लिखना है। इट आल्सो अफेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, एनफ है। नाउ चलते हैं हम लोग
दूसरे क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ विंड मिल। विंड मिल का आप 2-3 पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं एक्सरसाइज में। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, हम लोग बात कर रहे हैं एयर अराउंड अस की, दैट इज एयर अराउंड अस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Now we move to next, that is question number 6 and 7, fill in the blanks है but important है। the layer of air around the earth is known as atmosphere। simple, component of air used by green plant to make their food is, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कौन सा एयर का पार्ट लेता है वो आपको लिखना है। नाउ 8 है आपका, लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 8, ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बाहर से आएंगे, बट इन सब क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ये हेल्प करे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। चलते हैं चैप्टर 16 में, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वर्मिंग कंपोस्टिंग। ठीक है, ये जो चैप्टर क्वेश्चन है ये आपके 3 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स आ सकता है, इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद है जैसे कि रेड वार्म्स जो होते हैं उसके दांत नहीं होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ गिजार्ड। ओके, मैंने बताया था आपको गिजार्ड किसको बोलते हैं, रेड वार्म्स, शॉर्ट में लिखेंगे रेड वार्म्स, दैट इज़ RW। रेड वार्म्स डू नॉट हैव टीथ, ठीक है, आप कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, ठीक है, रेड वार्म्स डू नॉट हैव टीथ, दैट इज कॉल्ड गिजार्ड, 1 मार्क्स में याद रखिएगा। उसके बाद है आपका प्लास्टिक के नेगेटिव इफेक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे डालता है, दैट इज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट और बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉजेज डिजीज़ लाइक कैंसर। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, थोड़ा बहुत तो सभी जला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा अमाउंट में अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो, अगर आपके घर बगल में है और उधर रोज़ प्लास्टिक्स जलते हैं, धुएँ आते हैं, तो आपको हो सकता है डिजीज़ इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद इट कॉजेज लंग डिजीज़, जो पोल्यूटेंट है, प्लास्टिक्स जो है आपका जलेगा तो आपको लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है, जो सॉइल पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स से रिलेटेड आप नेगेटिव पॉइंट्स को याद रखिएगा कि प्लास्टिक्स जो है आपका क्या करता है, शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार, प्लास्टिक जो है आपका सॉइल पॉल्यूशन, देखिए कैसे आप साइंस में आंसर लिख सकते हैं, जितना आप छोटे पॉइंट यूज़ करोगे, मान लीजिए आपको बड़े आंसर आपके 5 मार्क्स के हैं और आपको बड़ा आंसर नहीं पता है, पॉइंट वाइज में तोड़ दीजिए, पूरा छोटे छोटे पॉइंट में बांट दीजिए। इट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये तरीका है कि अगर आपको बचना है एग्जामिनर के नज़रों से, अगर आपको लगता है कि मुझे ये पता नहीं है और मैं कैसे अच्छे से लिख सकता हूँ, तो जो पता है वो तो सही से लिखो, बट जिसमें नहीं पता है तो इस तरह के दिमाग यूज़ करो। इट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, इट कॉजेज disease, it causes disease like cancer, ठीक है, like cancer, ठीक है। ये हो गए आपके 3 पॉइंट प्लास्टिक से रिलेटेड। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सॉइल में मिलता नहीं है, मतलब सॉइल इसको सड़ा नहीं पाता है। बहुत बार आपने देखा होगा घर के अगल बगल अगर आपने मिट्टी को कोड़े होगे तो बहुत सारे प्लास्टिक्स भी अंदर से निकलते हैं, क्योंकि वो सॉइल में नहीं गलते हैं, ठीक है। केमिकल्स के द्वारा प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, डैट इज इथिलीन का यूज़ किया जाता है, उतना डीप में नहीं जाइए, है ना। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपको याद रख लीजिए, 4 पॉइंट हो गए हैं, और 5वां जो आपको आता है लिख लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग। गिव एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। बोलते हैं कैसे एग्जाम्पल बताइए जो कि पैकेजिंग जो होता है, जैसे प्लास्टिक्स का यूज़ जो होता है मार्केट्स में ज़्यादा होता है, पैकेजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। जूट का अगर बैग हो तो यूज़ करिए, कोई बात नहीं है। लोग तो अभी घर से जाते हैं तो प्लास्टिक्स बैग लेके जाते हैं, बैग लेके जाना अच्छी बात है ना, जिससे प्लास्टिक्स आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं तो घर नहीं पहुंचेगा, घर नहीं पहुंचेगा तो
सॉइल तक नहीं पहुंचेगा, कचड़े वाले तक नहीं पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिक आपका इन्वायरमेंट साफ हो जाएगा। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हमारा जो अभी चैप्टर 1 पे आ गए हम, मतलब 8 से 16 तक हो गया। अब 1 पे आते हैं। 1 में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, आपने तो रटना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, समझ के आपने याद कर ही लिया होगा, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा आता है। हार्बीवोरस शॉर्ट में लिखेंगे, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपको तो पता ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में तीनों के टेस्ट जैसे प्रोटीन का टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, ठीक है, एंड फैट। अब बोलोगे सर इसमें से सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपका स्टार्च वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो याद रखनी है बातें, प्रोटीन में आपका वायलेट कलर दिखता है, स्टार्च में आपका ब्लू ब्लैक कलर दिखता है, फैट में आपका जो ऑयली पेपर होता है उसका एग्जाम्पल है। तो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही डालते हैं, जैसे मैंने पोटैटो का एक बार करके दिखाया था आपको, आलू का, कि उसमें आप जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो क्रश करने के बाद, पीसने के बाद, तो कलर होता है ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, नाउ इसको आप याद रख लीजिए। प्रोटीन का थोड़ा टेस्ट जो है आपका थोड़ा सा इन तीनों कंपेरिजन में थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं या टफ बोल सकते हैं, बट आप स्टार्च का तो मोस्टली याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन प्रोटीन भी पढ़ लीजिए, फैट भी पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका विटामिन। एकदम बिल्कुल पढ़ लीजिए, छोड़िए तो बिल्कुल भी मत। विटामिन के बेस्ड में आपके जो क्वेश्चन आते हैं A, B, C और D, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, इसके सिम्टम्स नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पूछे जाते हैं, सिम्टम्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद है तो आप ज़रूर याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपके विटामिन के डिफिशेंसी डिजीज़ हैं वो आप ज़रूर याद रखिए कि विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है। मैंने आपको विटामिन के बेस्ड में जो क्लासेस बताया था उसको आप मत देखना, केमिकल नेम आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, विटामिन वाला केमिकल नेम जो बताया था वो अभी आप याद नहीं रखिएगा, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप जो बुक्स में पेज नंबर 16 में जो टेबल दिया है उसी को आप याद रख लीजिएगा, उतना में से ही आएगा। ओके, उसके बाद आपका पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पेज 17 में क्वेश्चन नंबर 3, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 इसको भी याद रख लीजिए। ओके, दैट इज पेज नंबर 17। नाउ फाइबर टू फैब्रिक से मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ओके, अगर हम बात करें दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है आपका वीविंग, नीटिंग, जूट। ओके, वीविंग क्या है, नीटिंग क्या है। ओके, उसके बाद आपका जूट के बेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे जूट आपका वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ज़्यादा होता है। ठीक है, वीविंग में सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं या निटिंग में सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं, वो आप ज़रूर याद रख लीजिए, आपके बुक में भी दिया गया है। ओके, नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना, धूम मचा देना एकदम एग्जाम में। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, मुझे पता है कि मैंने ऐसा कोई भी चैप्टर्स नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कोई कमी की होगी या फिर मैंने बहुत सारे चीज़ें नहीं बताई होंगी। मैंने सारी चीज़ें बताए हैं, अगर जो छूट गया होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूँ। ठीक है, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मेरी जो उम्मीद है कि सभी बच्चे एग्ज़ाम को ज़रूर देना और सभी बच्चे एग्ज़ाम को ज़रूर देना, सभी क्वेश्चंस को लिखना। और आपके जो पीसा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे पीसा बेस्ड होंगे, पीसा बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ दे दिए जाएंगे। डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो डरना नहीं है। पीसा बेस्ड में क्वेश्चन में कुछ आपको ये कॉम्प्रहेंशन दे दिए जाएंगे, उसके बेस्ड में आपको ABCD ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन आपको समझ में आएगा आप उसको टिक करना। ठीक है, बट इसको आप लास्ट में करना। पीसा बेस्ड जो आएगा
ठीक है। अगर आता है एग्जाम में तो इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस को लिखना, ठीक है। जैसे मैंने एक आपको छोटा सा क्लासेस बना के भेजा था कि आप कैसे हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसको आप बाद में लिखिएगा। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक को सॉल्व करिएगा, जो सेक्शंस आपको आते हैं उसको अच्छे से लिखना। बट सभी बच्चे एग्जाम्स को देना जो आपके फ्रेंड हैं, जो क्लासेस बहुत दिन से नहीं किए, अगर उनको जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मोबाइल खो गया हो, मोबाइल बंद हो, आपको जानकारी होगी तो आप उनको ज़रूर बताना। और अच्छे से फ़ोटो खींचना, जब भी आप जो क्लिक करोगे तो बीच में एक बार मोबाइल को टैप कर देना ताकि वो विज़न क्लियर हो जाता है। उसके बाद अच्छे से करके PDF बना के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से लिखोगे और बहुत ही अच्छे से लिखोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँ, सभी बच्चे अच्छे से लिखें एग्ज़ाम में ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। ओके, देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बाद आपका इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ये आप याद रख लोगे, ठीक है। इस चैप्टर में इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, जो घुल गया, सॉल्युबल जो नहीं घुला, इनसॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद है आपका दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका 33, पेज नंबर 33 में, 33 पेज, ओके, 33 पेज में क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेंगे। उसके बाद है आपका डेट इज़ 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 4 एंड 7, ये आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। 4 और 7 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे, है ना। और बाकी जो आपके चैप्टर 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी देख लीजिएगा, नेगलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में जो पूछे जाते हैं डेट इज़ डिकेंटेशन, जो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 43 में आपके जो कीवर्ड्स हैं उसमें से मैंने टिक किया था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप जरूर पढ़ लेना, कंडेंसेशन से आपके क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, ओके। कंडेंसेशन और उसके बाद आपके डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन और उसके बाद आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है आपके मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, सॉल्यूशन को, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन और विनोइंग, थ्रेसिंग, सीविंग, ये सब आप टेक्निक्स को जरूर याद रखना है। इसमें से MCQ क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। नाउ पेज नंबर 44 अगर हम बात करें, पेज नंबर 44 में आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उसके बाद है 5 और उसके बाद है आपका 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 को आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका चैप्टर 6 दैट इज़ चेंज अराउंड अस। चेंज अराउंड अस में अगर हम बात करें तो चेंज अराउंड अस में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, ये रिवर्स्ड होगा या रिवर्स नहीं होगा, इस बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम 3 की बात करें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 दैट इज चेंज अराउंड अस, ओके। उसमें तो आपको 6 में अब पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अगर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कभी किसी हादसा में, तो डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं जो उनके बोन्स को स्ट्रेट कर देता है, ठीक करने में मदद करता है, ओके। चलिए, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। चैप्टर नंबर 7 में आपको पूछा जाता है, दैट इज़ मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके रूट्स से, ठीक है। रूट्स से क्वेश्चन आते हैं। रूट्स में जो आपके आते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रूट में आते हैं टैप रूट, लैटरल रूट एंड फाइब्रस रूट, TLF, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट में आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होते हैं। मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर हम कीवर्ड्स में अगर हमने टिक किया है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। फाइब्रस रूट क्या होता है, लेमिना क्या होता है, ब्रॉडर पार्ट ऑफ ए लीफ को लेमिना बोलते हैं। फाइब्रस रूट जो होता है आपका इस टाइप का जो रूट होता है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। साइड वाले को लेटरल रूट बोलते हैं। टैप रूट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको उंगली करके अपना बताया था कि उंगलियों से बताया था कि ये क्या बेटा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रूट होता है, टैप रूट होता है, बिल्कुल मेन रूट है, डेट इज टैप रूट। ओके, उसके बाद है आपका पैरेलल वेनेशन, जो आपके लीफ है, जो पत्ते हैं, उसके बाद आपका क्या पैरेलल वेनेशन ऐसा होता है, दैट इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस आपको नहीं पता है, बम मार दो, बम मार दो, बम मार दो, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन। Plant prepare their food in the presence of sunlight, that is called photosynthesis. ओके, उसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन किसको बोलते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन बताने से पहले थोड़ा ब्लैक बोर्ड को साफ कर लिया जाए। बात करें तो पीपल का पत्ता आपने देखा होगा, पीपल का पत्ता जब सूख जाता है तो ऐसे नेट लाइक हो जाता है, बिल्कुल जाली। एक काम करना, आप कभी पीपल का लीव्स अगर आपको दिखे तो उसको ना 2-3 दिन पानी में भीगने के लिए छोड़ देना। ठीक है, जब पानी में भीग जाए तो उसको जब आप ऐसे साफ़ करोगे ना, ऐसे कपड़े साफ़ करते हैं ना, ऐसे ऐसे आप उसको साफ़ करोगे तो उसके जो ग्रीन पार्ट होंगे ना वो थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, तो निकल जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश नेट लाइक वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। या फिर दूसरा उपाय, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, किसी किताब के अंदर रख दिए तो वो सूख जाता है, सूखने के बाद उसका ऊपर का पोर्शन निकल जाता है, फिर बिल्कुल जाली टाइप का नेट लाइक आपको मिलेगा। बहुत सारे मैंने आर्ट देखे हैं जो पीपल के पत्ते के द्वारा बनाए जाते हैं, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा जाली टाइप का हो जाता है। मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेट लाइक स्ट्रक्चर बोथ साइड्स ऑफ लीव्स में होते हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 64। वेरी गुड सर, सारा क्वेश्चन एकदम बम मार देंगे, एकदम पूरा छोड़ना नहीं, एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन लिखना है और जितना आता है सब लिखना है, सबको पॉइंट वाइज लिखो, एकदम बेहतरीन लिखो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम आपका साइंस का जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एग्जाम खराब होना चाहिए, बट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। अगर कोई पूछे कि बेटा कौन सा एग्जाम आपने सबसे अच्छा लिखा, तो आंख बंद करके बोला साइंस का एग्जाम। ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ओके, नाउ व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टेम, पेज नंबर 64 की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है स्टेम का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें पेज नंबर 64 में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 7, 10, 4, 5, 7 एंड 10। ओके, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम इंजेक्शंस हैं ये, एग्ज़ाम इंजेक्शंस। ओके, चलते हैं। हमारा टोटल जो चैप्टर्स था वो हो गया चैप्टर 16 तक। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, रेटिकुलेट वेनेशंस हो गया, सारे चैप्टर्स हो गए। अब क्या करना है, आपका प्रिपरेशन 1 से 16 चैप्टर तक कंप्लीट। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने फिगर भी देखा होगा जिसमें आपके जो वन ऑफ द बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं जो फिगर बेस्ड हैं, दैट इज़ फ्लावर का डायग्राम। ओके, फ्लावर का डायग्राम्स में सेपल्स, पेटल्स, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एक प्लांट्स का डायग्राम आपको पूछा जा सकता है कि प्लांट्स का डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट्स को दर्शाइए, उसके पार्ट्स को लिखिए जो चैप्टर 1 में आपको दिया गया है। ऐसे कोई भी प्लांट बना लीजिए, उसकी लीव्स बता दीजिए क्या है, स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, ये आप बता देंगे तो काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने सारे प्रिपरेशन कर लिए, बहुत मज़ा आया होगा और बहुत ही अच्छे से आप आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट, साइंस का सिलेबस कंप्लीट, साइंस का रिवीजन कंप्लीट, MCQ क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिया, सारे टेस्ट करवा दिए, जितने तमाम चीज़ें थे जो मैं आपके लिए कर सकता था मैंने किया। अब आपका टाइम, इट्स योर टाइम। आपको प्रूफ करना है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आपको ये बताना है कि मैं जो हूँ वो कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं। मैं जो लिख सकता हूँ, जो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं यूनिक हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और करता हूँ। ये आपको प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करने का समय है। Okay, so now it's your time and thank you for attending the classes. Bye bye, take care, have a nice day.